बीएससी पार्ट सेकंड के मेरे सभी मेधावी स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में 4 डायमेंशनल स्पेस 4D स्पेस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अब तक आपने देखा है कि स्पेस जो होते हैं वो 3D स्पेस के नाम से आप जानते हैं। 3D स्पेस मीन्स जिसमें केवल स्पेस यानी दिक यानी स्थिति के कोऑर्डिनेट्स ही होते हैं, जैसे x, y, z। 3 स्थिति सदिश कोऑर्डिनेट्स होती हैं जिसको 3D स्पेस के नाम से जानते हैं। आज इस वीडियो लेक्चर में 4D स्पेस 4 डायमेंशनल स्पेस को जानेंगे। अगर स्थिति x, y, z के कोऑर्डिनेट्स के अलावा एक कोऑर्डिनेट जो टाइम से संबंधित है t, स्मॉल t को भी शामिल कर लिया जाए तो ऐसे आकाश क्षेत्र को, ऐसे स्पेस को 4D स्पेस कहते हैं। यानी जिसमें 3 कोऑर्डिनेट्स तो x, y, z वाले हो गए और चौथा कोऑर्डिनेट्स किसका होगा, टाइम का, t का। और इस t को स्थिति वाले की विमा के तुल्य करने के लिए c प्रकाश के वेग से क्या कर देंगे, इसमें गुणा कर देंगे ct और आइटा, और साथ में क्योंकि ये एक काल्पनिक कोऑर्डिनेट्स के नाम से ले रहे हैं तो x, y, z, आइटा ct, c गुणा t क्या होता है, डिस्टेंस के बराबर हो जाता है। तो तीनों डिस्टेंस की विमा के बराबर हो गए, इसलिए x, y, z, ct 4 कोऑर्डिनेट्स हो गए। अगर किसी घटना को इन 4 कोऑर्डिनेट्स के माध्यम से व्यक्त किया जाए और जिस आकाश में व्यक्त किया जाएगा उसको 4D स्पेस के नाम से जानेंगे। जैसे अमुक घटना x दूरी पर, y दूरी पर और z दूरी पर और इतने समय में भी हुई तो अपन और एक्यूरेसी और उसके बारे में परफेक्ट रूप से जान सकते हैं कि ये घटना कहाँ पर और किस समय पर हुई। तो टू गेट द मोर इंफॉर्मेशन, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ द इंसिडेंट, इट इज यूजफुल इन कंपैरेटिवली टू द 3D स्पेस। दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू स्टडी दिस 4D स्पेस। क्लियर? 4D स्पेस में आप देख पाएंगे कि जो 4 कोऑर्डिनेट्स होंगे, जैसे पहला होगा x, दूसरा होगा y, तीसरा होगा z। x को लिखेंगे x1, y को लिखेंगे x2 और z को लिखेंगे x3। और चौथा जो कोऑर्डिनेट है जो कि आपको ध्यान देना है, जो अलग से नया जुड़ रहा है, दैट इज आइटा ct। और आइटा ct इज इक्वल टू लिखेंगे आप x4। क्लियर? इस 4D स्पेस को एक नए नाम से भी जान सकते हैं जिसको नाम है मिन्कोस्की स्पेस। मिन्कोस्की स्पेस के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? तो एग्जाम में सवाल आता है, व्हाट डू यू मीन बाय द मिन्कोस्की स्पेस? यू हैव टू राइट द स्पेस इन विच ए इंसिडेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय 4 coordinates, 3 are of them are of positions and the 4th one is of time, that is iota ct. That space, this type of space is known as the Minkowski space. You have to write all these things. Clear? अब इसमें पढ़ते हैं 4 वेक्टर फॉर्मुलेशन, यानी चतुर्विम आकाश में किसी सदिश का संरूपण कैसे किया जाता है, कैसे लिखा जाता है। तो उसके लिए 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं। एक स्थिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और दूसरा एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। एस डैश फ्रेम एस के सापेक्ष एक समान वेग v से किसी x दिशा में गतिशील है। तो ऐसे फ्रेम के लिए जो कि एक समान वेग से, प्रकाश के वेग के लगभग वेग से गतिशील है, उसमें लॉरेंट्ज रूपांतरण समीकरण लागू होते हैं। जैसे कि अगर आपने बीएससी पार्ट फर्स्ट में ये चीज़ें पढ़ी होंगी तो यदि कोई फ्रेम एस डैश जो कि स्थिर फ्रेम एस के सापेक्ष गतिशील है, दौड़ रहा है, तो ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कोऑर्डिनेट्स को स्थिर फ्रेम के कोऑर्डिनेट्स के से लॉरेंट्ज रूपांतरण के माध्यम से जोड़ा जाता है, जो कि गणितीय हैं, काफ़ी लंबे चौड़े एक्सप्रेशंस हैं, 3 या 4 पन्नों के कम से कम। उसके बाद ये चार लॉरेंट्ज रूपांतरण निकल के आते हैं
अगर आपको ध्यान हो, मैं आपको याद करवाऊँ, पुनरावृत्ति करवाऊँ, तो आप जान पाएंगे जैसे एक्स डैश पहला होता है एक्स डैश बराबर गामा एक्स माइनस वी टी। गामा इज वॉट? गामा इज 1/1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का रूट। क्लियर? वाई डैश बराबर वाई, क्योंकि जो फ्रेम एस डैश है वो केवल एक्स दिशा में ही गतिशील है, इसलिए वाई डैश बराबर क्या रहेगा? वाई। जेड डैश का मान भी क्या रहेगा? जेड के बराबर रहेगा। जेड डैश इज इक्वल टू जेड बिकॉज फ्रेम एस डैश इज मूविंग अकॉर्डिंग टू द एक्स डायरेक्शन ओनली। नाउ द टी डैश इज व्हाट? टी डैश इज इक्वल टू गामा ब्रैकेट स्टार टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो ये जो चार कोऑर्डिनेट सिस्टम है कि इनको लॉरेंट्ज रूपांतरण समीकरण के नाम से जाना जाता है, और इनको पहले बीएससी पार्ट फर्स्ट में कहीं ना कहीं अपने इसको ड्राइव किया हुआ है। इन चारों समीकरणों के माध्यम से ये जान पाएंगे कि फोर वेक्टर को किस तरीके से फॉर्मुलेट किया जाता है, और इसको जानने के लिए मैं कुछ आपको गणितीय पद हैं जिनको कि समझाने जा रहा हूं। आइए प्लीज, आप देख पा रहे हैं कि दिक् काल, मैंने सभी नाम लिख दिए, दिक् काल निर्देश तंत्र या मिन्कोस्की आकाश या एक्स वाई जेड टी वाला आकाश, ये सबके पर्यायवाची शब्द हैं इसके। अब आप देख पा रहे हैं इसमें कि चतुर्विम फोर वेक्टर फॉर्मुलेशन में जैसे मैंने अभी आपको बताया है, एक्स इज गिवन एज x1, y is written as x2, z is written as x3, and fourth coordinate eta ct is written as x4. So these x1, x2, x3, x4 are the four coordinates in four vector formulation space. Clear? Now this is the old things. S frame स्थिर है, S dash is moving with respect to S in positive x direction only. और ये v जो वेग होता है, ये वेग प्रकाश के वेग के लगभग वेग के बराबर है, यानी एस डैश फ्रेम ऐसे वेग से गतिशील है जिसका कि वेग बहुत ज़्यादा है। क्लियर? और प्रकाश के वेग के बराबर है। इसमें लॉरेंट्ज रूपांतरण समीकरण जैसे मैंने अभी आपसे बात की थी, एक्स डैश बराबर गामा एक्स माइनस वी टी, वाई डैश बराबर वाई, जेड डैश बराबर जेड। क्लियर? Now the t dash is what? Gamma t minus vx upon c square. These are the Lorentz transformation equation that are derived in previous classes. अब उपरोक्त चारों समीकरणों को अपन इस तरीके से लिख सकते हैं एक एक कर, जैसे x डैश बराबर गामा x माइनस वी टी है, इसको आप कैसे लिख पाएंगे? x को लिख रहे हैं आप x1 डैश, गामा को गामा, x को x1, जैसे भी बात की थी, t को इसमें क्या करेंगे? एटा c का भाग लगाएंगे, एटा c का क्या करेंगे? गुणा कर देंगे, तो कोई असर नहीं आएगा। और आइटा सी टी क्या बन गया अपना x4, आइटा सी टी क्या बनने वाला है? x4 बन जाएगा आगे चलकर। और इस आइटा को कहाँ ले गए अपन? यहाँ पर ऊपर तो प्लस आइटा हो गया ये, और v अपॉन सी को क्या लिख रहे हैं? बीटा। अब याद रखेंगे आप कि बीटा इज इक्वल टू वॉट? बीटा इज इक्वल्स टू v अपॉन सी। क्लियर? एंड गामा इज इक्वल टू वॉट? 1/1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का रूट। क्लियर? So this x dash is equal to what? Gamma x1 plus eta beta x4. This eta ct is what? This is the x4. जैसे कि अभी आपको बताया था, eta ct को किसे लिखेंगे? x4 से. So this is x4. Now you may expand this in the another way. यहाँ x1 है और x4 है, इसमें x2 और x3 गुणांक इसमें है ही नहीं। यू में राइट गुणा जीरो करके आप इनको लिख सकते हैं, जिससे कि एक सिमेट्री रहेगी अपने पास। x1 भी है, x2 भी है, x3 भी है, x4 है। x2 x3 का कोऑर्डिनेट्स क्या है? 0 0, और ये क्या है? आइटा बीटा गामा, ये क्या है? गामा। सो दिस इज नोन एज, यू में से इट इज इक्वेशन नंबर 1। y डैश इज इक्वल टू वाई, यू में चेंज इट, y को क्या लिखेंगे? x2 डैश, ये क्या हो गया? x2। अब इसी चीज़ को ऐसे भी लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि केवल x2 है इसमें, तो इसके साथ गुणा कर दोगे आप 1 का, x1 इसमें है नहीं, गुणा कर दोगे 0 का, x3 भी नहीं है इसमें, 0 गुणा कर दिया, x4 भी नहीं है, 0 गुणा कर दिया, तो ऐसे लिख दिए। समीकरण नंबर क्या हो गया? 2 हो गया। अब z डैश बराबर z यानी x3, z को क्या लिख रहे हैं अपन? x3 से
जेड को x3 से और जेड डैश को x3 डैश से हो जाएगा। चूँकि इसमें x1 भी नहीं है, x2 नहीं है, x3 नहीं है, तो क्या बन गया 0 0 और x3 तो है 0 0 1 और x4 नहीं है तो क्या बन गया ये 0। तो सिंपली x3 को इस रूप में भी आप लिख सकते हैं। समीकरण नंबर क्या दे रहे हैं इसको 3। इस तरीके से आपने समीकरण, इन समीकरणों को इस तरीके से अलग अलग तरीके से क्या कर लिया है, व्यक्त कर लिया। अब जैसे आप देख रहे हैं टी डैश का मान किसके बराबर हो जाएगा, जैसे टी डैश इज इक्वल टू गामा टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर। तो इसमें दोनों ओर क्या करेंगे, आइटा सी का गुणा करेंगे। यहाँ गुणा कर दिया आइटा सी का, यहाँ आइटा सी गुणा हो गया और यहाँ हो गया। देयर इज नो चेंज, कोई असर नहीं पड़ेगा गुणा करने से। जब गुणा करेंगे तो यहाँ यहाँ और यहाँ, ये क्या बन गया x4 डैश, ये क्या बन गया अंदर वाला x4, और ये सी से सी कट गया, आइटा अपॉन सी रह गया, और ये x को क्या लिखेंगे x1, तो माइनस आइटा और v अपॉन सी को क्या लिखेंगे बीटा, x को क्या लिखेंगे x1, गामा का गुणा कर दिया तो गामा x4 माइनस आइटा बीटा गामा x1। क्लियर। तो इस समीकरण को, इस चीज़ को भी आपने ऐसे लिख दिया x4 डैश बराबर माइनस आइटा बीटा, x1 वाले पद को पहले लिख लो, क्योंकि इसमें x2 और x3 नहीं है तो 0.x3 0.x3, और गामा है x4 है तो गामा x4 लिख दिया इसको। ये क्या होगा समीकरण नंबर 4। अब समीकरण नंबर 1 2 3 और 4, यानी ये समीकरण नंबर 4 है, इसको ध्यान रखिए। और ये जो समीकरण नंबर पहले आए थे, ये जो समीकरण नंबर पहले आए थे, ये देखें आप फिर से, ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2 और ये समीकरण नंबर 3 और ये समीकरण नंबर 4। इन चारों को मैट्रिक्स के रूप में भी अपन लिख सकते हैं। और कैसे लिख सकते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में, आप देखें x1 डैश x2 डैश x3 x4 डैश, और इसके क्या क्या गुणांक है देखें आप। x1 गुणांक क्या है देखें, गामा 0 0 आइटा बीटा गामा, गामा 0 0 आइटा बीटा गामा। इसके गुणांक क्या है 0 1 0 0 0 1 0 0। इसके क्या है 0 0 1 0 0 0 1 0। क्लियर। और इसके क्या है, ये माइनस आइटा बीटा गामा 0 0 और गामा, माइनस आइटा बीटा गामा 0 0 और गामा। इस तरफ क्या जाएगा x1 x2 x3 और x4। क्लियर। अब ये जानने के बाद, अब चूंकि आपको सभी को पता है कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि गणित के हिसाब से, जैसे ये जो मैट्रिक्स है जो आप देख रहे हैं, ये वाली, ये जो मैट्रिक्स आप देख पा रहे हैं, इसको, इस मैट्रिक्स को जो आप देख पा रहे हैं इस समय, इसको देखें आप। इसमें एक तरफ तो x1 डैश है, x2 डैश, x3 x4 डैश है, दूसरी तरफ x1 x2 x3 x4 है, और बीच में ये जो कोफिशिएंट्स का जो गुणांक है उसको आप देख पा रहे हैं। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, कैसे, ये x डैश हो गए चारों, और ये a म्यू न्यू और ये x न्यू। म्यू का मान कहाँ से कहाँ तक है 1 2 3 4, म्यू कितने अपने पास 4 है, और ये जो लिमिट रहेगी कहाँ पर रहेगी, म्यू बराबर 1 to 4। आप म्यू बराबर 1 ले लेंगे, यहाँ भी एक लिख दोगे तो पहला समीकरण आ जाएगा। म्यू का मान 2 ले लोगे यहाँ और यहाँ दूसरा आ जाएगा। ये जो न्यू है, न्यू तो आपको सब पर चलाना है, 1 1 2 2 3 3 4 4। तो आप पूरे मैट्रिक्स के प्रत्येक आप समीकरण 1 2 3 4 को इस समीकरण के द्वारा लिख सकते हो। क्लियर। इस तरीके से अगर कोई दूसरा, जैसे ये तो लिखा आपने x को, स्थिति को लिखा, अब किसी कोई घटक है, कोई अपने पास सदिश है a1 a2 a3 a4, ठीक है, को भी समीकरण नंबर 5 की तरह रूपांतरित कर सकते हैं इस तरीके से। ये a1 डैश a2 डैश a3 डैश a4 डैश हो गए, ये a1 a2 a3 और a4। तो ये गामा 0 0 आइटा बीटा गामा 0 1 0 0 वो मैट्रिक्स एलिमेंट आ जाएंगे, ये ऐसे ही व्यक्त कर सकते हैं। और इसको ऐसे शॉर्ट में ए म्यू डैश बराबर समेसन ए म्यू न्यू ई न्यू, यानी ये किसी भी चतुर्विम सदिश का रूपांतरण हो गया एस और एस डैश फ्रेम में। दोनों को इस तरीके से क्या कर सकते हैं, रूपांतरित कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप
इसका नाम था 4 वेक्टर फॉर्मूलेशन। तो आप इसको ढंग से समझे होंगे और इसको अच्छी तरीके से आप तैयार करेंगे, ऐसी मैं आप सभी लोगों से आशा और विश्वास रखता हूँ। थैंक यू वेरी मच।